नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 23 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सभी लोग शेयर करें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ हम डेली करंट अफेयर की क्लास को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए। और इसी के साथ साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड शामिल हुआ है। हाल ही में कहाँ का जो ट्यूलिप गार्डन था उसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो कहाँ का किया गया, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, देखा जाए आपके सामने ये 4 ऑप्शंस है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीनगर का जो ट्यूलिप गार्डन है उसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ये खूबसूरत देखा जाए रेंज है वहां की, जम्मू की, जिसका नाम है जबरवान रेंज। वहां की तलहट्टी में स्थित है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। इसे देखा जाए तो ये गार्डन जो है इसने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में एशिया में अपनी तरह के सबसे बड़े और सबसे आश्चर्यजनक पार्क के रूप में मान्यता अर्जित की है। ठीक है, कौन से गार्डन है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि कहाँ है दोस्तों? श्रीनगर में। ध्यान रखिएगा, श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें बगीचे में देखा जाए खिलने वाले 1.5 मिलियन फूलों की एक प्रभावशाली सारणी है यहाँ पे, जो प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और विविधता का एक उल्लेखनीय प्रमाण है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वहीं बात करें ट्यूलिप की देखा जाए तो कितने यहाँ पे संग्रह है, कितने किस्मों का? तो 68 जो है अलग अलग किस्मों का संग्रह है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो इतने अलग अलग किस्मों के संग्रह के साथ देखा जाए तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन रंगों और आकृतियों का एक क्या है, आकर्षक का केंद्र है। प्रत्येक ट्यूलिप विविधता का जो अपना अनूठा चरित्र लाती है। इसमें नाजुक पेस्टल के से लेकर जीवंत आकर्षक रंग होते हैं। ट्यूलिप की विशेषताओं के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को ठीक है, जो कि ध्यान रखिएगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया, एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा एशिया में। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने पहली बार फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप जीता है? विश्व कप का खिताब जीता है, किसने जीता है पहली बार फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस दोस्तों आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है वो है ए है, स्पेन ने जो है पहली बार फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खिताब जीता है। तो स्पेन ने देखिए किसको हरा करके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इंग्लैंड को हरा करके पहली बार फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीत लिया है। ये जो फाइनल मैच दोस्तों हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में फाइनल मैच खेला गया है। और स्पेन के जो कप्तान थी जिनका नाम है ओल्गा कार्मोनो, उन्होंने 29वें मिनट में खेल का एकमात्र गोल किया। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो 1-0 से इंग्लैंड को हरा करके स्पेन ने पहली बार फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीता है। इससे पहले देखा जाए तो मिडफील्डर केइरा वाल्स द्वारा हैंडबॉल के तुरंत बाद स्पेन को पेनाल्टी दी गई, लेकिन गोलकीपर मैरी ठीक है इरस्टस ने जेनिफर हार्मोसी को किक से बचा लिया। इंग्लैंड की कोच है जिनका नाम है दोस्तों सरीना विगमैन ने कई बदलाव किए। इसमें फॉरवर्ड लॉरेंस जेम्स को शामिल करना भी शामिल था, लेकिन वे बराबरी का गोल नहीं कर सके। ये तो सिर्फ एक एक तथ्य दिया गया है खेल के दौरान जो सारी चीजें हुई हैं। बाकी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, ध्यान रखिएगा कि किसने जो है पहली बार जीता है, जो कि स्पेन ने जीता है। ठीक है, पहली बार इसको जीता है, इसलिए ये आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है न्यूज ये बन जाती है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ अन्य भी तथ्य दिए हुए हैं यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित है, जैसे कि भारत की अनाहत सिंह है जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, वही बात करें विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की, जो कि अभी 19 अगस्त से शुरू हुआ है दोस्तों। ये 19 से लेकर के 27 अगस्त तक चलेगा। कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में इसका आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये पहली बार है जब हंगरी जो है ये पहली बार जो है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है।
वही बात करें दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आपको पता है अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई दोस्तों। कौन बन गई? अंतिम पंघाल बन गई, जिनके स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं। भारतीय तीरंदाजों ने विश्व कप चरण 4 में यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों टीमों के स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में थे, उनको भी हम लोगों ने रिवीजन किया। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग से कम तीव्र गंध वाली सरसों विकसित किया? देखिए सरसों का आप लोग तेल देखेंगे, उसको कढ़ाई में गर्म करिए, अचानक से इतना तेज से वो झाग जैसा निकलता है और खूब तेजी से आंखों में लगता है, तो तीव्र उसकी गंध होती है जो हमारे आंखों में लगती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसी तरह जीन एडिटिंग से जो कम तीव्र गंध वाली सरसों विकसित किया है, किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा पहली बार किया है? ऑप्शंस दोस्तों आप देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आप लोग जो ऑप्शन देख रहे हैं आंसर करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है भारत के वैज्ञानिकों ने किया। करेक्ट आंसर है सी। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने जो है पहली बार कम तीखी गंध वाली सरसों की किस्म को विकसित किया है, जो कि ना सिर्फ कम तीखी गंध वाली सरसों है बल्कि देखा जाए कीटरोधी के होने के साथ साथ रोग प्रतिरोधी भी है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए यह गैर जीएम, ठीक है, और ट्रांसजीन मुक्त होने के साथ साथ CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग पर आधारित। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आपको यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, भारतीय सरसों के बीज में देखिए क्या पाया जाता है, जो ये हमें गंध इतना क्यों महसूस होता है? तो सरसों जो होती है दोस्तों, सरसों की जो बीज होती है उसमें देखा जाए तो क्या पाया जाता है? तो ग्लूकोसाइनोलेट्स पाया जाता है। इसका अस्तर काफी अधिक होता है। और ये क्या होता है? ग्लूकोसाइनोलेट्स होता क्या है? तो ध्यान रखिएगा ये सल्फर और नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का एक समूह होता है। ठीक है, यह सरसों का जो तेल होता है और भोजन होता है, उस भोजन में गंध को तीखा कर देता है। इस वजह से कई उपभोक्ता जो है ऐसे तेल का सेवन करने से बचते हैं क्योंकि इसकी गंध काफी ज्यादा तीखी होती है। वैज्ञानिकों के द्वारा जो विकसित की गई है सरसों, उसमें कम जो है ग्लूकोसाइनोलेट वाली सरसों जीएम या ठीक है ट्रांसजेनिक पौधों के विपरीत जीनोम एडिट या जी है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो ग्लूकोसाइनोलेट्स का संश्लेषण सरसों के पौधों की पत्तियों और फली की वाल में होता है। ठीक है, इसका संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो जो सरसों के पौधे होते हैं उनकी पत्तियों और फली की जो वाल होती है उसमें होता है। बीजों में उनका स्थानांतरण और संचय ग्लूकोसाइनोलेट ट्रांसपोर्टर जिसे हम GTR जीन की क्रिया के माध्यम से जो है होता है। शोधकर्ताओं ने अधिक उपज देने वाली भारतीय सरसों की किस्म जिसका नाम है वरुणा। देखिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वरुणा किसकी किस्म है? सरसों की है, धान की है या फिर गेहूं की, गन्ने की, किसकी है? तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भारतीय सरसों की किस्म है जिसका नाम वरुणा। इसमें 12 GTR जीन में से 10 को एडिट किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये भारतीय वैज्ञानिकों ने जो है पहली बार कम तीखी गंध वाली सरसों विकसित की है जो कि कीटरोधी होने के साथ साथ रोग प्रतिरोधी भी है। ठीक है, यहाँ पे बात करें उन्होंने देखा जाए कि वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग टूल कौन सा इस्तेमाल किया दोस्तों? तो CRISPR, ठीक है, Cas9 जिसको कहते हैं, का उपयोग किया है, जो एंजाइम के माध्यम से जीन के सटीक लक्षित स्थानों पर डीएनए को काटने के लिए आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखिएगा मॉलिक्यूलर सीजर्स का कार्य करता है दोस्तों। तो यहाँ पे एंजाइम के माध्यम से जो जीन का जो सटीक लक्षित स्थान है जहां से डीएनए को काटना है उसके आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है दोस्तों। कौन करता है? CRISPR करता है। इसी का उपयोग किया है। ठीक है, सरसों के एडिटिंग के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है आपके। और ऐसे प्रश्न देखिए इस तरह के सरसों ये सारे जो प्रश्न है ये आपके आरओ में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो चलिए मैं हिंट करती हूँ आपको। देखिए झीलों का शहर कहा जाता है जहां पे पहला, ठीक है, G20 शेरपा मीटिंग भी हुई थी। चलिए मैंने इतना बता दिया आपको। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है डी है उदयनगर। ठीक है, जिसे हम सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें जो है 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन जो किया गया वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? उदयपुर में किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये करेंगे नहीं, किया जा चुका है। विषय सम्मेलन का विषय क्या है? डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को मजबूत करना, ये इसका विषय है।
जो उद्घाटन सत्र था दोस्तों उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जो थे जिनका नाम है डॉक्टर सीपी जोशी, उन्होंने जो उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन का जो समापन समारोह था दोस्तों वो 22 अगस्त को आयोजित किया गया, यानी कि कल किसके द्वारा संबोधित करने के बाद, तो उपराष्ट्रपति जगदीश जो है धनखड़ उनके द्वारा संबोधित करने के बाद जो है सम्मेलन का समापन समारोह जो है आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन जो हुआ उदयपुर में, जिसका उद्घाटन किया गया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। यहाँ पे कुछ और भी सम्मेलन या फिर हम महोत्सव के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अभी हाल ही में हम लोगों ने चर्चा किया था बटर फेस्टिवल, जिसे मक्खन महोत्सव, ठीक है, अंडूरी कहते हैं। इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे दोस्तों, उत्तराखंड में। ठीक है, बुग्याल जो था घास मैदान वहां पे। वहीं 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव जिसका नाम है हैमिस सेचू, उसका आयोजन किया गया, कहाँ किया गया, लद्दाख में किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय तूफान हिलेरी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में अचानक बाढ़ ला दी। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय तूफान हिलेरी ने किस देश को प्रभावित किया, ऐसे भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पे देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये किस जहाँ के किस प्रांत में अचानक बाढ़ लिया दिया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैलिफोर्निया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा उष्णकटिबंधीय तूफान है हिलेरी, जिन्होंने कैलिफोर्निया में अचानक जो है बाढ़ ला दी है। इसकी बात करेंगे, हिलेरी जो है 84 वर्षों में दक्षिण कैलिफोर्निया में आने वाला ये पहला उष्णकटिबंधीय तूफान है। काफी समय के बाद जो है वहां पे पहला उष्णकटिबंधीय तूफान आया है दक्षिण कैलिफोर्निया को, जिससे प्रभावित किया है। इससे देखिए क्या आया है, तो अचानक बाढ़ आई है, पृथक बवंडर है, तेज हवाएं हैं, बिजली कटौती को लेकर के आया है। और अमेरिकी जो है राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने इस विनाशकारी और जीवन घात बाढ़ की चेतावनी भी दी है। हिलेरी ने देखा जाए मैक्सिको के बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के उत्तर में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडफॉल किया है। बाजा की बात करें, बाजा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप में भारी बारिश के बाद उष्णकटिबंधीय तूफान कैलिफोर्निया पहुंचा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए तूफान वगैरह भी पूछता है किस क्षेत्र को प्रभावित किया, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की, और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ किया है। तो यूनिवर्सल पेंशन योजना किस पड़ोसी देश ने या फिर किस देश के द्वारा अभी हाल ही में यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की गई, जो भारत का पड़ोसी देश भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए है बांग्लादेश है। ठीक है, तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है दोस्तों शेख हसीना, इन्होंने देखा जाए तो यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू किया है। और इस यूनिवर्सल पेंशन योजना के लक्ष्य की बात करें तो जो 18 वर्ष से अधिक आयु के जो नागरिकों हैं उनको पेंशन कवरेज जो है उसके तहत लाना है। जितने भी 18 साल से अधिक के जो नागरिक है बांग्लादेश के, उन सभी को जो है पेंशन कवरेज के तहत लाना है। यही यूनिवर्सल पेंशन योजना का लक्ष्य है। जो प्रधानमंत्री जी ने देखा जाए इस दौरान क्या कहा कि ढाका में अपने आधिकारिक आवास में एक वर्चुअल समारोह में शामिल होकर के पेंशन योजना की उन्होंने शुरुआत किया। कुल 6 नियोजित पैकेजों में से 4 अलग अलग पैकेज जैसे प्रगति, सुरक्षा, समता, प्रवासी, शुरू में भागीदारी नागरिकों के लिए आजीवन पेंशन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक पेंशन योजना के तहत पेश किए गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ है। तो दुनिया की सबसे ऊंची जो सड़क है उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल या फिर सिक्किम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी, लद्दाख में जो है वो दुनिया के सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया BRO के द्वारा, यानी कि सीमा सड़क संगठन। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूर्वी लद्दाख के हानले के करीब, ध्यान रखिएगा कहां पे, हानले के करीब जो है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क जिसका नाम है लिकारू मिगला फुकचे सड़क। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लिकारू मिगला फुकचे सड़क जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, इसका निर्माण कार्य BRO के द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसकी बात करें तो 64 किलोमीटर लंबी सड़क है, लिकारू को फुचके से जोड़ेगी जो पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है,
नया उच्चतम मोटर योग्य दर्रे की बात किया जाए तो 19,400 फीट की ऊंचाई पर मोटर योग्य सड़क होने का एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करेगा। अब वर्तमान में देखा जाए दुनिया का सबसे ऊंचा जो है मोटर योग्य दर्रा कौन सा है दोस्तों, जो कि 19,024 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, उपलिंगला, ठीक है, उपलिंगला दर्रा है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, जिसका निर्माण जो है किया गया था, बीआरओ के ही द्वारा किया गया था, 2021 में किया गया था उपलिंगला दर्रा। इसके बारे में भी हम लोगों ने उस समय चर्चा किया था। उपलिंगला दर्रा जो कि 52 किलोमीटर लंबी सड़क है, जो कि किसको किससे जोड़ती है, तो ये ध्यान रखिएगा, चिशुमल्ले को डेमचोक से जोड़ती है, जो एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सटीक पास है, और साथ ही भारत और चीन के बीच में संघर्ष का क्षेत्र भी है। ठीक है, ये क्षेत्र एलएसी की बात करें तो लिकारु मिगला फुकचे के बीच प्रस्तावित सड़क हाल्ले को फुकचे से, ठीक है, सीडीएफडी सड़क से जोड़ने वाली एक धुरी प्रदान करेगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची जो है मोटर योग्य सड़क जो है लिकारु मिगला फुकचे सड़क लद्दाख में बनाई जा रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग समाधान पेश करने के लिए आइरिस लॉन्च किया है। तो आइरिस किसने लॉन्च किया है जो कि डिजिटल बैंकिंग समाधान पेश करेगा। ऑप्शंस दोस्तों आप देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यस बैंक। ठीक है, यस बैंक ने अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप आइरिस बाय एस बैंक, ठीक है, पेश किया है। उद्देश्य क्या है, भारत के डिजिटल बैंकिंग परिदृश्य में सुधार करना, यही है। ऐप जो है, ऐप लचीलेपन और व्यक्तिकरण की, ठीक है, अनुमति देता है, जिससे ग्राहक एक ही मंच पर 100 से अधिक सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, सिम बाइंडिंग और 2 कारक सत्यापन जैसी सुरक्षा सुविधाओं को शामिल करके ग्राहकों के वित्तीय डेटा की अत्यधिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यस बैंक के प्रबंध निदेशक दोस्तों और सीईओ वर्तमान में कौन है, तो प्रशांत कुमार है। ठीक है, बाद में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक है एक्सिस बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा पेश किए गए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर, ठीक है, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट की सहायता से 2 लैंडिंग प्रोडक्ट को लॉन्च करने का ऐलान किया। तो किसने किया दोस्तों, जो है एक्सिस बैंक ने किया है। किसके द्वारा, ठीक है, ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा जो पेश किया गया है पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस, ठीक है, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट कार्ड की सहायता से। ठीक है, तो 2 लैंडिंग प्रोडक्ट जो लॉन्च करने का ऐलान किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया है। इनोवेशन हब जो है आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, ठीक है, इनोवेशन हब। वही बात कर लेते हैं अगले जो है करंट अफेयर की, जो कि बैंकिंग से संबंधित है, कि इंडियन बैंक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के डिजिटल दस्तावेज निष्पादन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन लॉकर समझौते के निष्पादन की सुविधा विस्तारित करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया। कौन दोस्तों, इंडियन बैंक बन गया है। एचडीएफसी ग्रुप ने गुजरात में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में नई जीवन बीमा और परिसंपत्ति प्रबंध सेवा लॉन्च किया है। तो नई जीवन बीमा और परिसंपत्ति प्रबंध सेवा लॉन्च किया गया एचडीएफसी ग्रुप के द्वारा। कहाँ पे, तो गुजरात में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, जिसे गिफ्ट सिटी भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इस नई जीवन बीमा और परिसंपत्ति प्रबंधन सेवा का, तो अनिवासी भारतीय जो एनआरआई है और वैश्विक भारतीय प्रवासियों को सेवाएं प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये एक अन्य बैंकों से भी संबंधित करंट अफेयर है जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में था। अब बात करते दोस्तों अगले प्रश्न की, कि भारत ने पोलैंड के जोर्जो में, ठीक है, जोर्जो में 16वीं खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में कौन सी रैंक हासिल की है। तो कौन सी, तो दूसरी रैंक हासिल किया है। ठीक है, तो भारत ने देखा जाए पोलैंड में आयोजित हुआ है खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी का 16वां अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड पोलैंड में, और भारत ने 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक के साथ जो है दूसरी रैंक हासिल किया है। पहली रैंक पे देखा जाए 5 स्वर्ण पदक के साथ जो है बढ़त हासिल किया, किसने, यूनाइटेड किंगडम ने। इस ओलंपियाड में देखा जाए तो 50 देशों के कुल 236 छात्रों ने भाग लिया। भारत की तरफ से किसने स्वर्ण पदक जीता, ये देख लीजिए। तो कोटा राजस्थान से देखा जाए राजदीप मिश्रा ने, ठीक है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश से देखा जाए तो कुडहोरू तेजेश्वर, कोलकाता से देखा जाए तो मोहम्मद साहिल, ठीक है, यहाँ पे
मोहम्मद साहिल अख्तर। पश्चिम बंगाल नागपुर महाराष्ट्र से देखा जाए तो यहाँ पे ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल से। नागपुर महाराष्ट्र से देखा जाए तो आकर्षक राज सहाय को जो है स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 16वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड 2023 का आयोजन पोलैंड में हुआ है, जिसमें भारत ने 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता और इसी के साथ साथ वो रैंकिंग में दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे 5 स्वर्ण पदक के साथ यूनाइटेड किंगडम रहा है। ठीक है, और आज के लास्ट हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दिवस से संबंधित है कि हाल ही में कब विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है वो मनाया गया। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी है, 21 अगस्त को जो है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। तो हर साल देखा जाए विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 21 अगस्त को किया जाता है। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। इस दिवस को देखा जाए जो स्थापना की गई थी 1988 में किया गया था। जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है रोनाल्ड रीगन, इन्होंने आधिकारिक तौर पे विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की स्थापना किया था। और जो घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहली बार तो 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसने 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में घोषित किया था। यहाँ पे अगर हम बात करें वरिष्ठ नागरिकों की दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा ये समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनसे संबंधित जो है स्वास्थ्य संबंधित जटिलताएं, अकेलापन, वित्तीय सहायता की कमी, वरिष्ठ नागरिकों की कुछ समान समस्याएं होती है अगर हम समस्याओं की बात करें। और इन्हीं समस्याओं या इनके सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए को दूर करने के लिए सरकार या फिर कई संस्थाओं ने अपने स्तर से प्रयास किया। अगर सरकारों ने देखा जाए तो कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिसमें देखा जाए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ये सब शामिल है। ठीक है, जो कि कल्याणकारी योजना है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 21 अगस्त को मनाया गया। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि डीसी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है गुवाहाटी एयरपोर्ट। ठीक है, असम का। राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंद प्रतियोगिता आयोजित करेगी। कौन सी राज्य सरकार? तो महाराष्ट्र। भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। कौन करना चाहता है दोस्तों? इंडोनेशिया करना चाहता है। बीपीसीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसे? राहुल द्रविड़ को बनाया। रूस का अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ध्यान रखिएगा, लूना 25। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए। ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।